नमस्कार सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे सैट के एग्जाम आ रहे हैं 6 to 8 के लिए, हम कैसे जो हमारी उड़ान की वर्कशीट्स हैं फेज 1 की, उसकी मदद से जो बच्चों की पूर्व अपेक्षित दक्षताएं हैं जिनका एक तरीके से लॉस हो गया है कोविड के दौरान, हम कैसे उसकी मदद से पूर्व अपेक्षित दक्षताओं को पूर्ण करके बच्चों को वो क्लियर करके हम कैसे जो हमारी अपेक्षित दक्षताएं हैं और बच्चे जो है वो सैट में अच्छा कर पाए, उन दक्षताओं में अच्छे से वो परफॉर्म कर पाए, हम कैसे उन वर्कशीट की मदद से जो है हम ये काम कर सकते हैं। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से जो है हमारी वर्कशीट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही मददगार जो है हमारे लिए सिद्ध होने वाली है उड़ान की। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो मैथमेटिक्स में बच्चा कब सीखता है, या हम भी कब, कोई भी एडल्ट, कोई भी बच्चा, हम सीखते कब है। तो सिर्फ बता देने से तो कोई नहीं सीखता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जब हम बच्चे को किसी काम में इंटरेस्ट आएगा तब कोई सीखेगा। बच्चा क्या, बड़ा भी, अगर हमें किसी काम में इंटरेस्ट आता है हम तभी सीखते हैं। और इंटरेस्ट के साथ साथ अगर हमारे लिए कोई भी टास्क चैलेंजिंग है, मतलब जिसमें हमें सोचना पड़ता है, वो ऐसी चीज है जहां पर हम एक्चुअली में हम ये कहते हैं कि कुछ हम सीख रहे हैं। अदरवाइज इंफॉर्मेशन को गैदर करना ये कोई सीखना नहीं होता है। सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि हमारे सामने कोई ना कोई चुनौतीपूर्ण कार्य आए। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमारा रिसर्च लिटरेचर बोलता है कि जब बच्चे खुद से करके देखते हैं, हैंड्स ऑन कुछ ना कुछ करते हैं, देन लर्निंग इज बेटर, अच्छी लर्निंग होती है तब। और बच्चे एक दूसरे से बहुत सीखते हैं। तो हमें इन 3 चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हमारे जो टास्क या गतिविधियां हैं वो चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग हो, हैंड्स ऑन करने का बच्चों को जो है मौका जरूर मिले, और वो ग्रुप में कार्य करें। तो जब वो ग्रुप में कार्य करेंगे तो बेटर लर्निंग होगी। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर कक्षा छठी में अगर हम देखें तो इस टाइम हमारे सैट के एग्जाम में जो कॉम्पिटेंसीज कवर हो रही हैं वो है कि बच्चों को एक तो प्राकृतिक संख्याओं को विभिन्न तरीकों से पढ़ना लिखना आ जाए, तुलना करना आ जाए, उन पे वो संक्रियाएं कर सके। विद्यार्थी को पूर्ण संख्याओं के साथ भी उतना ही कंफर्टेबल हो जितना वो प्राकृतिक संख्याओं के साथ है, उसको संख्या रेखा पे उसको निरूपित करना आ जाए और ज्यामिति की अवधारणा आ जाए। तो अगर हम इस चीज का ध्यान रखें तो हम ये देखते हैं कि हमारी अपेक्षित जो पूर्व अपेक्षित दक्षताएं हैं वो क्या है, जिसकी मदद से जो है अगर बच्चे की वो दक्षताएं उसने अचीव कर ली है तो वो 6 में जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के साथ उसने काम करना है वो आराम से कर पाए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है, इसमें देखिए 3 ही चीजें हैं जो हमने पूर्व अपेक्षित दक्षताओं में ली है। एक तो हमने लिया है पैटर्न्स। आप ये देखिए, बहुत मैथमेटिक्स को ही एक्चुअली में स्टडी ऑफ पैटर्न्स कहा जाता है। तो मैथ्स में जो भी फॉर्मूले बने हैं, इवन एल्गोरिदम्स, वो कहीं ना कहीं पैटर्न से ही निकल के आई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को पैटर्न की समझ विकसित हो, पैटर्न्स की पहचान हो, वो खुद से आइडेंटिफाई कर सके। तो एक हमारा इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसी है जो हमने कोशिश की है कि हम उड़ान की फर्स्ट फेज के वर्कशीट्स में जरूर इस तरीके के पैटर्न्स को दें। दूसरा है कि क्योंकि बच्चे को प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं करनी है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को गुणा और भाग में आती है। और खासकर जब दैनिक जीवन में उस तरीके की समस्याएं आती हैं तो कैसे गुणा और भाग को हमने प्रयोग करना है, उसमें उसे दिक्कत आती है। नॉर्मली कक्षा में टीचर्स का फोकस यही रहता है कि बच्चे को गुणा की एल्गोरिदम, मतलब गुणा की जो मानक विधि है वो आती हो और भाग की मानक विधि आती हो। अगर वो आती है तो इसका मतलब उसे गुणा में भाग आती है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके की गुणा में भाग की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके की इन्फॉर्मल स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं जो हमने इन वर्कशीट्स में कवर की है। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्थानीय मान की अवधारणा। अगर बच्चों में जो हमारी संख्या है, दशमलव प्रणाली जो है हमारी है, उसमें स्थानीय मान की अवधारणा की समझ बन जाती है, तो चाहे वो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम हो
चाहे वो किसी भी तरीके की संक्रिया हो, वो आराम से जो है उस बच्चे की जो है समझ बहुत जल्दी विकसित होती है संक्रियाओं के लिए, अगर उसकी स्थानीय मान की अवधारणा जो है वो विकसित है। तो हमने इन 3 चीजों पे ही फोकस किया है सिक्स्थ में। हमारा फोकस ये रहेगा कि जब आप भी बच्चों को तैयारी कराएं तो ओपन एंडेड टास्क की बात हमने बहुत की है। ओपन एंडेड प्रॉब्लम, ओपन एंडेड टास्क वो क्या होते हैं उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे वर्कशीट्स में ही। नॉर्मली आप उसको खुले छोर के प्रश्न या मुक्त छोर के प्रश्न कहते हैं, जिसमें एक से अधिक आंसर होते हैं, एक से अधिक सोल्यूशंस होते हैं। उड़ान की वर्कशीट से मदद कराएं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गेम्स और पजल्स कराएं। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी वर्कशीट में से ही। मैं यहाँ पर 6th ग्रेड की वर्कशीट खोलती हूँ। तो अगर आप हम इन वर्कशीट्स को देखें तो यहाँ गणित की जो हमारी वर्कशीट है, इसमें हमने सबसे पहले जो लिया है गणित की वर्कशीट में, हमने फोकस किया है स्थानीय मान की अवधारणा पर। तो अगर आपने अपनी कक्षा में इसे कराया है तो आप देखेंगे, मैंने भी अपनी कक्षा में, जब मैं तो 9th और 10th के बच्चों के साथ भी जो है मुझे स्थानीय मान की अवधारणा को लेना पड़ता है। तो एक टाइप एंड टोकन प्रणाली कहते हैं हम इसे। जब हमें गणित के जो संख्यांक है, संख्यांक जो अभी हम यूज करते हैं 1 से लेके 9 तक और 1 0, उनके बारे में, उस सिंबल्स के बारे में नहीं पता था। तो पहले किस तरीके से जो है किसी भी बड़ी क्वांटिटी को मापा जाता था, किस तरीके से उसको, उसकी गिनती की जाती थी। तो एक उसी से ही हमने लिया है ये टाइप एंड टोकन प्रणाली। जैसे आप इसमें देखें, थोड़ी कहानी से स्टार्ट हुई है ये। इसमें है कि आप बोरियों की गिनती करनी है और उसमें तीली, कंकर और बटनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब एक बोरी के लिए एक तीली रखेंगे, क्योंकि अभी हमें गिनती नहीं आती, 1 2 3 नहीं पता है हमें कि कौन से सिंबल्स होते हैं। तो हमने एक बोरी के लिए एक तीली, ऐसे ही दूसरी बोरी के लिए एक और तीली, और जैसी ही हमारी 10 तीली होती है, हम 10 तीली की जगह एक बटन रख देते हैं। और जैसे ही 10 बटन होते हैं, हम 10 बटन की जगह एक कंकर रख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टाइप एंड टोकन प्रणाली चलता है। तो इस कहानी में बच्चे खुद से, ग्रुप में आप बैठा के बच्चों को पढ़ने को दे सकते हैं, और इसमें बच्चा खुद से जो है वो आगे इसमें पहुंचेगा, धीरे धीरे उसकी समझ बनेगी स्थानीय मान की अवधारणा को लेकर। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि उन्होंने 5 बटन और 4 तीली रखी हो तो उनके सामने बोरियों की संख्या कितनी होगी। अब 5 बटन और 4 तीली है। अब इसमें देखिए कि ये एक थोड़ा खुले छोर का प्रश्न ही है, क्योंकि हम गणित में मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस जिसको हम कहते हैं, कि बच्चा अलग अलग तरीके से अपने उत्तर लिख सके। अलग अलग तरीके का मतलब है कि वो चाहे तो इसको सिंबल फॉर्म में लिखना, चाहे तो सिंबल फॉर्म में लिख सकता है। जैसे वो 5 और 4 54 लिखे तो भी चलेगा उसके लिए। अब जिस बच्चे को ये 54 नहीं समझ में आ रहा है, जैसे वो यहाँ पे लिख सकता है 54, उसकी मर्जी है, उसको आता है कि नहीं आता, उस पर डिपेंड करता है। अब ये है 5 बटन और 4 तीली, तो उसके सामने बोरियों की संख्या कितनी होगी। तो ये हो सकता है कि बच्चा जो है वो यहाँ पर 5 बटन और 4 तीली ही बना दे। तो ये भी उसका एक तरीका है। तो यहाँ से उसकी स्थानीय मान की अवधारणा भी विकसित होगी कि हम कहीं ना कहीं स्थान की बात भी कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे खैर टाइप एंड टोकन की बात हो रही है कि आपका टाइप जो है वो बदल रहा है। जब 10 के बाद टाइप बदल जाता है, अब धीरे धीरे बच्चा यहाँ पे पहुंचेगा कि 10 के बाद उसका स्थान बदल जाता है, हमारे सिंबल्स वही रहते हैं। अभी जो है वो सिंबल्स चेंज हो रहे हैं, यानी कि हम तीली से बटन पर जा रहे हैं। तो ये जब हम एक्टिविटी बच्चों को कराते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से, उनका जो ट्रांजिशन होता है ना, जो समझ बनती है सिंबल्स नंबर सिस्टम को लेके, उसकी स्थानीय मान को लेके, वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। अब इसमें बच्चा चाहे तो वो 54 भी लिख सकता है, हिंदी में वो 54 भी लिखना चाहे, 54 लिखना चाहे, तो बच्चा अलग अलग तरीके से लिख सकता है। और आप भी एज ए टीचर बच्चे को अलग अलग तरीके से लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि और कैसे कैसे लिख सकते हैं ऐसे। तो हम इस तरीके से इस एक्टिविटी को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो इसी कहानी में जब ये एक्टिविटी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चा जो है, क्योंकि कहानी में ही चल रहा है तो संदर्भ एक ही है,
तो उसने सोचा कि चलो अब हम पेड़ पौधे गिन लेते हैं, तो उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया। तो एक्चुअली मैथ्स हिस्ट्री में भी देखेंगे तो ऐसे ही हुआ है कि धीरे धीरे इवॉल्व हुई हैं चीजें, एकदम से तो नहीं इवॉल्व हुई, एकदम से तो नंबर सिस्टम जो हमारे सिंबल्स है वो नहीं आए। तो इसमें हमने कोशिश करी है कि बच्चा जो है पहले टाइप्स का, अलग अलग टाइप का यूज करे, फिर वो इस तरीके से उसने यूज किया है। यहाँ पर कार्ड्स बना लिए हैं और कार्ड्स की मदद से वो यहाँ पर जो है लिखने लगा है कि कितने पेड़ हैं। और यहाँ पर बीच में कुछ कुछ जो है हमने रिक्त स्थान भी छोड़े हैं, ताकि बच्चे की कहानी में जो चुनौती है वो बनी रहे और बच्चा खुद से सोचे कि अगर एक ही तरीके को जो है एक ही चीज को दो तरीके से भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ लिखा है पेड़ गिनते गिनते, अब 100 वाला कार्ड के नीचे सुनील ने 10 बार एक लिखा, तो सुनीता ने उसे मिटाकर 1000 के कार्ड के नीचे क्या लिखा होगा। अब हमें ये सोचना कि 100 को 10 बार लिखने का मतलब 1000 को कितनी बार लिखना पड़ेगा। तो बच्चे को ये चीज खुद सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। इस तरीके से ही स्थानीय मान के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज दी है, क्योंकि अलग अलग तरीके से बच्चा करेगा, अलग अलग मैनिपुलेटिव से करेगा, तो उसकी समझ और ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो है अपने मान कार्ड्स अगर हम मैथ्स की रिसर्च देखें तो वहां पर यह चीज काफी स्टैब्लिश हो चुकी है कि बच्चों को मान कार्ड की मदद से स्थानीय मान की अवधारणा का विकास करने में बहुत मदद मिलती है। इस खेल को हम जो है ग्रुप में बच्चों को करवा सकते हैं, बच्चे अपने अपने मान कार्ड भी खुद डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी गतिविधि जो TLM है, टीचर लर्निंग मटेरियल टीचर गाइड, देखेंगे तो उसमें एक आपको यूट्यूब लिंक भी मिलेगा जिसमें ये दिखाया गया है कि आप ये मान कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी विधि है जिससे बच्चे जो है हमारे स्थानीय मान की अवधारणा को समझते हैं। तो इसका मैं आपको अभी उदाहरण दिखा देती हूँ। मेरे पास इसका मटेरियल है। जैसे आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये मान कार्ड्स है, मान कार्ड्स बोलिए, सैरो कार्ड बोलिए, स्थानीय मान कार्ड्स भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास इसमें हर मान के लिए जो है वो एक कार्ड है। जैसे ये 10,000 20,000, इसमें एक 10 से लेके 9 तक के कार्ड होते हैं। 1,000 ऐसे ही 1000 वाले कार्ड हैं, सैकड़े वाले कार्ड हैं, 10 20 30 वाले कार्ड है और सिंगल डिजिट वाले कार्ड है। तो हमारा हम इसमें 5 डिजिट 6 डिजिट जितना आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि अगर बच्चे ने कोई नंबर बनाया, फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चे को बोला कि 10,837 बनाओ या 1,837 बनाओ, और बच्चे ने ये बना दिया 1,837 में, तो इससे एक तो बच्चे को ये समझ मिलेगी, बच्चा यहाँ पर 1,000 अगर 837 इस तरीके से बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ जो ये इसका पॉइंट है, ये पॉइंट कभी भी मैच नहीं करेगा। तो एक तो बच्चे को खुद से सेल्फ करेक्शन का मौका मिलता है, क्योंकि 10,000 वाला कार्ड वो 1,000 के लिए यूज नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक तो बच्चे को जो पीछे ये 0 छिपे हुए हैं वो दिख भी जाते हैं, कि ये अगर मैं ये कह रही हूँ कि 837 है, तो जो मैं बोल रही हूँ एक्चुअली में है 800 दिख रहा है, फिर 30 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है, और फिर ये 837 भी दिख रहा है। तो जो मैं बोल रही हूँ 837, ये वो भी दिख रहा है, और जिस तरीके से इसे लिखा जाता है वो भी दिख रहा है। तो इससे बच्चों को जो बच्चों की स्थानीय मान की समझ है वो काफी अच्छे से डेवलप होती है। इसमें और भी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 837 बोला और बच्चे ने 800 तो लिखा और 3 और 7 ले लिए, क्योंकि बच्चों के दिमाग में होता है 37 का मतलब 3 और 7, ना कि 30 और 7। तो देखिए यहाँ पर अगर वो 3 और 7 लगाना चाहेगा तो वो यहाँ लगा नहीं पाएगा, क्योंकि वो नंबर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये सारे एक पॉइंट पे इकट्ठे होने चाहिए अगर आपको ये नंबर ऐसे दिखाना है। तो एक बच्चे को खुद से सेल्फ करेक्शन का मौका इसमें मिलता है। तो ये कार्ड जो है बच्चे खुद से भी बना सकते हैं, सिर्फ आपके थोड़े से एफर्ट्स और बच्चों को मजा भी खूब आएगा इसको बनाने में, और उसके बाद बच्चे घर पे भी इसको खूब अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग हमने इसमें एक गतिविधि दी है जिसका नाम है रहस्यमय संख्याएं। इसका ये जैसे बना हुआ है, आप देखिए 6174 लिखा है, और इसमें लिखा है मुझ में कुछ खास है, मैं कुछ खास जगह दिखता हूँ पर कोई नहीं जानता ऐसा क्यों है, चलो तुम मुझे कैसे और कहाँ ढूंढ सकते हो। तो एक थोड़ा सा एक बच्चे के लिए क्यूरियोसिटी बनाने के लिए, जिज्ञासा बनाने के लिए, क्योंकि जिज्ञासा से भी बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होता है। तो इसमें अगर आप ये हमारे आप देखेंगे टीचर गाइड में भी इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है हमने। इंडियन मैथमेटिशियन ने ही ये एक पैटर्न की खोज करी थी।
के 4 डिजिट की संख्याओं में अगर आप 4 डिजिट संख्या लीजिए और उसमें उससे एक बड़ी संख्या बनाइए और सबसे छोटी संख्या बनाइए, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से ये प्रोसीजर बार बार करते जाएंगे तो आप एक नंबर पे लैंड करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है और मिस्टीरियस नंबर भी हम इसको कहते हैं, 6174। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ये 4 डिजिट लिए हैं, 2378। 2378 से हम सबसे बड़ी संख्या क्या बना सकते हैं, तो 8732 आपको दिखेगा, और इससे सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, 2378 बनेगी। अब आपने क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है, आपके पास बचा 6354। अब आप 6354 मतलब आपके जो 4 अंक है, इससे आप फिर से सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, तो वो हमारी हो जाएगी 6543। और इन्हीं 4 अंकों से ये जो 6354 ये 4 अंक है, उससे सबसे छोटी संख्या भी बनानी है, तो वो हो जाएगी 3456। आप इसको माइनस करेंगे बड़ी में से छोटी, यानी कि 6543 में से 3456 घटाएंगे तो आपका 3087 आएगा। अब 3087 फिर से आपके पास जो इसके 4 डिजिट आए हैं उससे बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या बनाएंगे, तो अगर इसकी बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तो 87 आपकी बनेगी 8730 बनेगी। यहाँ पर इसमें आप थोड़ी सी करेक्शन कर सकते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर आपकी जो छोटी से छोटी संख्या है वो 0378 बनेगी, जिसको आप घटाएंगे तो आपके पास ये संख्या आपको मिलेगी। और फिर जब आप यही प्रोसीजर दोबारा से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6174। अब अगर आपके पास 6174 आ गया और आप इसमें फिर से यही काम करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या बनाई और छोटी से छोटी संख्या बनाई, तो अब आप देखिए इसे घटाइए, आपको बार बार यही नंबर ही मिलेगा, 6174 6174 ही मिलता रहेगा, तो जो कि अपने आप में एक रहस्यमय नंबर भी कहलाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी कराने से क्या फायदा है, एक तो है आपने डायरेक्ट दे दिया बच्चे को कि बच्चों 4 अंक लो और उसे सबसे बड़ी संख्या बनाओ, उसे सबसे छोटी संख्या बनाओ। इसमें ना तो बच्चे को कोई इंटरेस्ट तो कोई आएगा ही नहीं, ठीक है, मजबूरी के लिए वो जरूर बनाएगा और प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर आप इस तरीके का बच्चे को टास्क देते हैं तो एक तो बच्चा इसमें एक्सप्लोर कर रहा है, पैटर्न एक्सप्लोर कर रहा है कि 4 अंकों की संख्या में बड़ी 4 अंकों से जो सबसे बड़ी संख्या बनी है और सबसे छोटी संख्या जो बनी है उसको घटाते घटाते मैं यहाँ इस अंक तक पहुंचता हूँ। और ऐसे ही कितने सारे पैटर्न्स जो है वो और खोज सकता है। सिर्फ जब उसको एक पैटर्न दिखेगा, एक नया एक जादू दिखेगा, तो उसको, क्योंकि जब मैंने तो अपने स्टूडेंट्स के साथ कराई थी वो तो कुछ टाइम बिलीव ही नहीं कर पाए कि ऐसा भी हो सकता है, और मतलब दे वर फैसिनेटेड टू सी सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स कि हमें नंबर से भी इतना इस तरीके से रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि बड़ी संख्या बनाना और छोटी संख्या बनाना बच्चे के लिए एक मजबूरी का काम नहीं रह जाएगा, उस वो बार बार खुद ब खुद उसको बनाना ही है इसमें, क्योंकि वो तो उसमें कुछ और खोज रहा है, तो इनडायरेक्ट लर्निंग हो रही है बहुत जबरदस्त। तो ये इसका बहुत फायदा है। अच्छा, इसमें हम आगे, क्योंकि एक इसको हम कहते हैं लो फ्लोर हाई सीलिंग टास्क। अब लो फ्लोर हाई सीलिंग टास्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आगे तक जाने की संभावना है, बच्चा कितना भी कॉम्प्लेक्स जा सकता है। जैसे इसमें अगर हम देखेंगे तो बच्चे को हम 3 अंकों में क्या मिलता है, और अगर आप 5 अंकों से बनाते हैं बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, तब आपको किस तरीके की संख्या मिलेगी हम वो भी खोज सकते हैं। तो जो बच्चे इसको और इंटरेस्ट लेके करना चाहते हैं वो इसमें आगे तक जा सकते हैं, अपनी खोज जारी रख सकते हैं, और हो सकता है वो कुछ और नए पैटर्न्स के साथ, कुछ और नई रहस्यमय संख्याओं के साथ आपके सामने आए, जो कि हम आने वाले टाइम में हमारे लिए गणितज्ञ बन जाए। तो हमें सिर्फ एग्जाम तक बच्चे को फोकस नहीं रखना है, हमें ये देखना है कि क्या उसमें 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आगे जाकर वो बच्चे के पास एक सोचने का, तर्क शक्ति, पैटर्न खोजने की क्षमता, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल्स है ये डेवलप होने चाहिए, ताकि हम एक अच्छे सिटीजन्स और जिस तरीके के स्किल्स हमें जॉब मार्केट में आगे चाहिए वो बच्चे में डेवलप हो सके। इसी में अगर हम आगे चलें तो हम देखिए कि स्थानीय मान के लिए आगे माचिस की तीलियों का प्रयोग करके भी स्थानीय मान की समझ और बच्चों के आपस में किस तरीके के बातचीत होती है उससे जो है हमने कोशिश करी है, ताकि बच्चे ग्रुप्स में खुद पढ़ के
जो है अपनी इस समझ को विकसित कर सके। इस तरीके से अगर हम और आगे देखें तो बिंदियों की मदद से कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दी हैं, जिसमें बच्चे को जो है मौका मिलेगा इसमें और अच्छे से स्थानीय मान की समझ को बार बार यूज करने का। फिर जो हम बहुत ही नेचुरल हमारा कॉन्टेक्स्ट है, नोट, मनी, उसका प्रयोग करके भी हम जो है स्थानीय मान की समझ को कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसे अपने स्कूल मैथमेटिक्स से। तो ये एक तरीके से आउट ऑफ स्कूल मैथ्स, जो बच्चा बहुत आराम से मनी में स्थानीय मान को यूज कर रहा होता है, उसको कैसे वो हमारे जो फॉर्मल मैथ्स है उसके साथ कैसे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी मदद, उसका भी हमने कनेक्शन इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि हम चाह रहे हैं कि बच्चे में जो है बच्चा पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं की संक्रियाओं को तुलना करने में अगर सक्षम हो, तो उसके लिए इस तरीके से अगर हम बच्चों को पूरा पूरा मौका देंगे, कुछ चुनौती देंगे, कुछ उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, तो बच्चे की समझ जो है उससे ज्यादा बढ़ती है। अगर हम इस तरीके से आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि हमारी 7th में पूर्णांकों की गुणा भाग की बात हो रही है, भिन्नों और दशमलव की गुणा भाग के बारे में बात हो रही है। जो हमें बच्चों के स्किल्स जो है वो अभी सैट के एग्जाम में आपको ध्यान देने हैं। तो अब इसके लिए भी हमें ये देखना है कि हम किस तरीके की हमारी पूर्व अपेक्षित दक्षताएं हैं। तो अगर हम इसकी पूर्व अपेक्षित दक्षताएं देखें तो हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं को बच्चे को अच्छे से संख्या पे निरूपित करना आता हो। इसके अलावा भिन्न में जो यूनिट फ्रैक्शन है, मतलब 1/2, 1/4 की, उसकी पहचान बहुत अच्छे से और उसकी एक समझ विकसित हो कि उसका मतलब क्या है, उसकी क्या क्वांटिटी, मतलब 1/2 या 1/4 को, अगर बच्चे को मैं कहूँ कि 2/3 और 1/3 को कंपेयर करना है, तो उसकी तुलना करनी है कौन सा बड़ा होता है, तो बच्चे को कोई बिना फार्मूला या बिना स्टैंडर्ड फार्मूले के बजाय उसके दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए कि दोनों में से कौन सा भाग बड़ा होगा। जैसे हम 2 या 3 में से क्या बड़ा है बहुत आसानी से बता देते हैं, क्योंकि हमारे लिए 2 के लिए 2 चीजें दिखती हैं, जैसे 2 सेब दिखे, 3 के लिए 3 सेब दिखे, तो मुझे एकदम से पता चल रहा है कि 3 चीजें बड़ी होंगी और 2 छोटी होंगी, 2 कम होंगी। लेकिन भिन्न के जब हम भिन्न की समझ को लेते हैं तो 1/3 बड़ा है या 3/4 बड़ा है या 2/3 बड़ा है और 3/4 बड़ा है, हम वो कंपैरिजंस जो है वो सिर्फ एक मेथड से कर पाते हैं। हम हमारे पास कोई और तरीका नहीं होता उसको जो है बच्चे के अंदर उसकी क्वांटिफिकेशन की समझ नहीं होती। तो हमने कोशिश करी है कि जो हमारी हमारी उड़ान की वर्कशीट्स है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कवर किया जाए। इस तरीके की गेम्स पूर्णांकों की समझ के लिए बच्चों को अगर हम देंगे तो उससे भी बच्चों की समझ जो है वो बहुत विकसित होगी। इसमें बस पासे की जरूरत है और गोटियों की, जो बच्चों के पास होता ही होता है। इस तरीके का कार्ड बच्चे खुद से बना सकते हैं, इसे घर पर खेलें। और ये क्लास का 6th में बहुत आराम से आप देखेंगे वहां पर ये दे भी रखी है। तो 7th के बच्चे, 8th के बच्चे, 6th के बच्चे सभी इसे जो है बहुत अच्छे से खेल सकते हैं इस गेम, बोर्ड गेम के मदद से। और इससे बच्चे की जो एक हम कहते हैं कि प्रैक्टिस करवानी है, प्रैक्टिस करवानी है, इससे बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। और जब बच्चा साथ साथ में इसमें खेल रहा है तो इसकी कॉपी में उसको हम ये भी एनकरेज कर सकते हैं कि जो उसका उत्तर आया, जिस नंबर पे वो गया, वो साथ साथ में लिखता जाए। तो इस तरह हम जो है अपनी उड़ान की वर्कशीट्स का बहुत अच्छे से जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। और एंड में मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगी जाने से पहले, कि एक तो आप उड़ान की वर्कशीट्स को तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें ही करें, साथ ही साथ में कुछ चीजें जो मैं आपको अभी शेयर करना चाहती हूँ कि जो कुछ रिसर्चेज अभी रिसेंट हुई हैं ब्रेन पर, और उसी पर आधारित मैं आपको कुछ संदेश देना चाहती हूँ कि अगर हम बच्चों पर विश्वास रखते हैं, स्टूडेंट्स पर विश्वास रखते हैं, तभी वो बेहतर सीखते हैं, ये रिसर्च कहती है। और ये सोच रखनी कि कुछ लोग गणित कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बच्चे जो हैं कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, अभी हमें दिखते हैं, क्योंकि उसका कारण, बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो हमारी खुद की पैडागोजी है कि हम किस तरीके से बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि सभी बच्चे एक ही तरीके से सीखे ये जरूरी नहीं है, तो हमें अपने आप में इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये 3-4 मैसेजेस हैं जो आप बच्चों तक पहुंचाएं और खुद भी इस पर जो है अमल करें
कि एक तो बच्चों में इस बात का आत्मविश्वास जरूर पैदा करें कि वे गणित कर सकते हैं। जब बच्चे खुद पर विश्वास करेंगे तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। गलतियां जो होती हैं वो अभी रिसर्च में यह है कि जो बच्चे बच्चे बड़े जो भी है, गलतियां इज वेरी मिस्टेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उससे मस्तिष्क का विकास बहुत ज्यादा होता है। तो हमारी जो गलतियां होती हैं कक्षा में, गणित करते हुए बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते होंगे, उसको बहुत पॉजिटिव रूप में लेना है और उस पर फिर चर्चा करनी है कि वो गड़बड़ क्यों हुई, कैसे हुई, उस मतलब मिस्टेक्स को एनालाइज करें। तो वो एक बहुत अच्छा हमारे लिए मौका हो सकता है बच्चों की समझ को जानने का और गलतियों को सकारात्मक रूप में लेने का। बच्चों को समस्याओं पर खुद से संघर्ष करने देना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए। टेलिंग मेथड बहुत बाद में, कब बताना है बच्चे को, ये हमें उसका राइट मौका तलाशना चाहिए। सही मौका कब है बताने का, पहले बच्चों को खुद से जूझने दे, तभी मस्तिष्क का विकास होता है। और फिर बच्चों को प्रश्न बनाने का मौका जरूर दें। बच्चों के सामने उत्तर रखें और बच्चों को बोले प्रश्न बनाएं, जैसे मुझे 20 प्राप्त हुआ है कैसे। अब बच्चे अलग अलग तरीके से प्रश्न बना सकते हैं। तो हम हमें ये देखना है कि सोचना गहराई से वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्पीड नहीं है। और जो बच्चे की सोच में गहराई आ गई, फिर उसके लिए एग्जाम्स कोई मैटर नहीं करते, वो किसी भी तरीके का एग्जाम होगा वो बहुत आराम से देगा उसे। तो यही बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ कि हम उड़ान की वर्कशीट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और इन पॉजिटिव मैसेजेस के साथ अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। धन्यवाद।